वो गांधी के न ग्राम स्वराज को मानते हैं, न गांधी के राम राज्य को मानते हैं, न गांधी के भजन को मानते हैं। हे राम लिखा है गांधी की समाधि पर और 2007 में हलफनामा दे देते हैं कि राम तो थे ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि नाम रखने से उस चीज से आप जुड़ नहीं सकते। और चिंता मत करिए, नेहरू और गांधी दो बड़े आइकन है ना, दोनों की इच्छा भाजपा ही पूरी करेगी। नेहरू जी ने इच्छा व्यक्त की थी कि अटल जी के लिए कि एक युवा एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, भाजपा ने पूरी की, अटल जी प्रधानमंत्री बने। गांधी जी की इच्छा थी कि आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, नए सिरे से आगे बढ़ना चाहिए। भगवान ने चाहा तो मोदी जी वो इच्छा पूरी करेंगे। तो गांधी नेहरू का पूरा सम्मान हम करते हैं। सुधांशु जी, प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक क्यों? सोनिया गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी हुई थी? बहुत की उन्होंने। मैंने उस समय 2004 से 14 के बीच में, बताइए। मनमोहन सिंह ने की है, दो तीन की हैं, सोनिया गांधी ने की थी। तो सोनिया जी से प्रधानमंत्री की तुलना क्यों कर रहे हैं? सरकार कौन चला रहा था? बाहर से राष्ट्राध्यक्ष आता था तो मनमोहन सिंह जी पीछे खड़े और सोनिया जी पहले। गजब। मतलब भारत के इतिहास में संविधान का क्या मजाक था कि नेशनल एडवाइजरी, एक तो ऐसा जबरदस्त त्याग किया गया कि प्रधानमंत्री नहीं बनी मगर कैबिनेट मंत्री का दर्जा लिया। और सुनिए, एनएससी के चेयरमैन बनके, और कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रधानमंत्री से ऊपर था। और सुनिए, वो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में फंस गया 2006 में, इस्तीफा देना पड़ा। और तब देखिए संविधान का दूसरा मजाक कि सोनिया जी के इस्तीफा देते ही संविधान संशोधन करके एनईसी के चेयरमैन के पद को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर कर दिया। और एक और मुद्दा इसी से जुड़ा हो सुधांशु जी, ये बार बार बीजेपी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में झगड़ा चलता है। प्रियंका को आगे लाना चाहिए, राहुल की जो पार्टी है उसी में राहुल गांधी में भरोसा नहीं रहा। ये नैरेटिव आप बार बार क्यों बनाते हैं? कांग्रेस पार्टी कहती झगड़ा तो इनमें चलता है। अरे भाई, हम नहीं फैलाते। अच्छा ये बताइए, इंदिरा जी तो इकलौती संतान थी, नेहरू जी के तो झगड़े का सवाल नहीं था। अब इंदिरा जी के दो बेटे थे, ठीक, बहुत जल्दी यंग एज में डेथ हो गई संजय जी की। तो ये बताइए, इन्होंने वहां पे दोनों भाभीियों का झगड़ा हुआ था कि नहीं? देवरानी जेठानी का हमने नहीं किया था, सब वहां हुआ है। तो हम हवा में नहीं बोल रहे हैं। अब बताइए, मेनका गांधी और वरुण गांधी भी तो उनके परिवार के हिस्से हैं। कभी आपने देखा मिलते सुनते हैं कि वो तो आपकी पार्टी में भी नाराज हैं आजकल? नहीं, साइड लाइन है, बिल्कुल टिकट भी नहीं मिला। अच्छा चलिए, साइड लाइन है तो उनको कभी उन्होंने साइड की लाइन पे भी खड़ा रहने दिया है? यही अंतर है साहब। उनके यहां समस्या है आपस में, वो पार्टी में भी आपस में लड़ते हैं और परमानेंट लड़ते हैं। और ये भी नहीं, और सर ये लड़ाई आज से नहीं है, ये तो लड़ाई खानदानी है। सर याद करिए, 1937 हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन, महात्मा गांधी कहते हैं पट्टाभी रमैया यदि जीत गए, पट्टाभी रमैया और आज की जनरेशन में पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच में अध्यक्ष का चुनाव होना है, और गांधी जी कहते हैं कि यदि पट्टाभी रमैया हारे तो मेरी व्यक्तिगत हार होगी, और पट्टाभी रमैया हार जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत जाते हैं। मतलब आप ये समझिए कि उस समय गांधी जी इतने लोकप्रिय कांग्रेस के अंदर भी नहीं थे जितनी सोनिया गांधी आज कांग्रेस में है, क्योंकि सोनिया गांधी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जीतने चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जीत गए। नेहरू गांधी पर आप बार-बार, नेहरू इंदिरा गांधी पर क्यों बार-बार सुधांशु जी चले जाते हैं? उनका खानदान अभी चल रहा है ना, आप वो खानदान छोड़िए, उसके बाद बात करना छोड़ देंगे। इनका भी उधर पुराना पूर्वज वाला खानदान आप निकालवे नहीं करते हैं। जैसे पूर्वज वाला खानदान कौन? अरे आप छोड़िए ना भाई, अभी की बात करता हूँ, अभी बात देखिए। हम बता रहे हैं हमारा, हमको भी बोलने दीजिए। अच्छा बोलिए। देखो, अगर ये बहुत सीरियस बात है कि अगर राजनीति में वाद विवाद विमर्श वगैरह होता है तो इसको होने दिया जाए, इसमें हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी रोड़ा बनती है। नंबर एक, क्यों मैं बोलता हूं ऐसा? आपने पिछले साल तक जो जाति की गणना था उसको विभाजनकारी, अर्बन नक्सल, देश में क्यों फैलाने वाला, बटेंगे तो कटेंगे, वो तो छोड़ दीजिए, बटेंगे तो कटेंगे नारा बनाया था, फिर अचानक आप गिनने लगे। तब आपको हम लोग क्या कहें? हाँ बिल्कुल, इसका भी जवाब देते हैं। देखिए साहब, पहली बात तो आपने कहा कि हम विभाजनकारी बात करते हैं। साहब, राजनीति पे एक मर्यादा होती थी। प्रधानमंत्री को मां की गाली दी जाएगी और उसका भी डिफेंस नहीं, कोई डिफेंस नहीं किया। अरे डिफेंस किया गया क्योंकि उनको लगता, अब सोचिए, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मैं विनम्रता से कहता हूं कि हमने इमरजेंसी में भी किसी की मौत की कामना की? हाँ, एक बात के लिए मैं कांग्रेस की तारीफ करता हूं, मोदी जी को गाली देने में भी ये अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स का पूरा ध्यान रखते हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि मोदी भस्म हो जाएंगे, मोदी कब्र खुदेगी ये कहा, जबकि हिंदू धर्म में कब्र नहीं खुदती है, भस्म। इन्होंने कहा मोदी का ताबूत, कहा ताबूत में आखिरी कील साबित हो। हमारे ताबूत नहीं बनता, हमारे अर्थी लगती है। क्या गजब का इनको है कि मोदी जी को गाली बकनी है मगर अपना वोट बैंक का पूरा ध्यान रखना है। अब यहां मैं पूछना चाहता हूं, इतना नीचे तक जाके मोदी तेरी बोटी बोटी काट डालेंगे, मोदी वर्ल्ड के साथ कहा गया है, और उस व्यक्ति को, वो सपा का सदस्य था इमरान मसूद, आज कांग्रेस का सांसद है। एक लिमिट तो होनी चाहिए कि हम यहां पर आकर भाषाई मर्यादा का या नीचे गिरने की मर्यादा का ध्यान रखेंगे। तो जो आपने कहा ना कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, तो मुझे लगता है मौत से सौदागर से जो शुरू हुआ था वो आज
लोकतंत्र के सामने एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न वैसे बन गया आप है। लोग भी बहुत मर्यादित भाषा का उपयोग करते हैं। हमने डायरेक्ट स्पीच में कभी नहीं कहा, इनडायरेक्ट वाले ने अपने आप पकड़ लिया, तो कोई कहते जैसे मैंने संसद में बोला था, मैंने कहा कि जाकिर नायक शांति का मसीहा कहा था, एक सदस्य यहां बैठे हैं, और अमित शाह जी भी उस समय थे वक्फ बोर्ड वाले। दिग्विजय सिंह ने खड़े होकर कहा कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था, तो मैंने उनसे कहा आपने उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया। अमित शाह जी ने भी कहा, माननीय गृह मंत्री जी ने, कि भाई सुधांशु जी ने किसी का नाम नहीं लिया था, इन्होंने खड़े होकर। तो ये प्रॉब्लम है। आप जितने उदाहरण देंगे उसमें कोई भी डायरेक्ट स्पीच नहीं है कि नाम लेके कहा गया उसका, वो समझने वालों ने अपने ऊपर समझ के अंगीकार कर लिया। जरा बताइए, इसीलिए समस्या होती सारा है। मुसलमान विपक्ष कहता है देश में मुसलमान डर में जी रहा है। सुधांशु जी, ट्रेन में बस में जाने से डरता है डर में वो। तो जिएगा ना मानक भाई, जब आप हिजाब खींच लेंगे डर में क्यों नहीं जिएगा मुख्यमंत्री? क्यों नहीं डर लगेगा? हिजाब, आपको पता है हिजाब क्या होता है? सर मुझे पता है कि वो लड़की थी, उसने अपनी मर्जी से डाला हुआ था। नहीं, उसका वो हिजाब खींचने की नहीं कोशिश है। की। इस्लाम में अगर आप चलिए वो जो है उस कपड़े को उसको रखने का अधिकार है कि नहीं है इस देश में? तो अशोक गहलोत ने भी खींचा और सिद्धारमैया ने भी खींचा, अशोक बोलिए गहलोत ना। ने गलत किया तो बोलिए ना, क्यों नहीं बोले ये लोग? लेकिन ना मुख्यमंत्री, नहीं, अब यहीं पर अंतर है। हिंदू मुसलमान नहीं करना है, सिर्फ मुसलमान मुसलमान करना है। अगर सिद्धारमैया यूं खींच देंगे तो वो चर्चा नहीं होती। अशोक गहलोत कहेंगे सुनिए, घूंघट मुक्त राजस्थान और हिजाब युक्त। वैसे एक और बात बताऊं, जो इस्लामी मान्यता के अनुसार लोगों को नहीं पता होगा, वो हिजाब नहीं था। 3 चीजें होती हैं इस्लाम में, हिजाब, नकाब और बुर्का। हिजाब जो है वो जो कवर किया जाता है पूरा फेस, मगर चेहरा फर्स्ट खुला रहता है, पूरा कवर रहता है, सिर्फ उसकी धार्मिक मान्यता है हिजाब की। नकाब वो है जो यहां तक कवर्ड रहता है, सिर्फ आंख दिखती है। बुर्का वो है जो पूरा कवर्ड रहता है। और जो इस्लामी अकीदे में रेफरेंस है वो हिजाब का है, नकाब का नहीं है। ये भी एक एंगल आप लोगों को समझना। क्या मुसलमान देश में डर में जी रहा है क्या सुधांशु जी? मुसलमानों में खौफ है क्या? अरे गजब में डर में जी रहा है। ये जानकारी नीतीश जी पहले को आपको दीजिए ना सवाल सर। के जवाब दूं कि आपका सवाल का जवाब? इन्हीं का दीजिए। मुसलमान क्या देश में बहुत डर में जी रहा, तभी तो कनारेला साइड साहू का सरतान से जुदा कर देता है। अरे क्या गजब डर में जी रहा है। हमास के पक्ष में रैली निकलती है, कहां? केरल में। हिजबुल्लाह के पक्ष में श्रीनगर से लेके लखनऊ से लेके भोपाल से लेके हैदराबाद तक रैली निकलती है और वोट जिहाद किया जाता है। उसके बाद कहते हैं कि ये पूरे देश में नारे लगाए जाते हैं कि सरतन से जुदा कर दिया जाएगा। डर में जी रहा है। आपको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए क्या सुधांशु जी? डरा हुआ है। आपको बहुत डरा हुआ वोट नहीं चाहिए ना आपको मुसलमानों का? देखिए, चाहिए भी नहीं। हमें सबका साथ सबका विकास चाहिए, मगर सबके विश्वास के साथ। ये मुसलमानों में डर पैदा करके वोट पाना चाहते हैं, हम मुसलमानों में विश्वास पैदा करके वोट पाना चाहते हैं। और उसका मैं प्रमाण दे रहा हूं। हम जिन मुसलमानों को आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर कलाम को हमने राष्ट्रपति बनाया। मैं भारत की बात नहीं करता, आलमे इस्लाम में उनसे बड़ा कोई साइंटिस्ट पैदा हुआ पिछले 100-200 साल में, तो बता दीजिए। उसके खिलाफ हो जाते हैं। 2007 का साल, कलाम साहब अपना पहला टर्म कंप्लीट किए थे, सेकंड टर्म के लिए बात हो रही थी। मुझे इसलिए याद है, बीजेपी का मत था कि कलाम साहब को एक टर्म और दिया जाए। उस समय राजनाथ सिंह जी पार्टी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बात भी की थी। कलाम साहब का यह विचार था यदि आम सहमति हो जाए तो वो कर सकते हैं, अन्यथा नहीं, कोई बात नहीं। तो कलाम साहब को दूसरा टर्म नहीं मिलना चाहिए। मगर 2007 का ही वर्ष है कि अफजल गुरु को क्षमा याचना होनी चाहिए, इसके लिए सारी पार्टियों ने लिख के दिया और 7 साल वो क्षमा याचना रुकी रही, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो चुका था। रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम कहा गया था। यह अंतर होता है कि कैसे मुसलमानों के साथ। दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, 2015 में वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ हुई। प्रधानमंत्री जी ने वीर अब्दुल हमीद के परिवार को बुलाया, उनकी पत्नी को बुलाया, सबको बुलाकर सम्मानित किया प्रधानमंत्री आवास में। इन्होंने किसको बुलाया? यासीन मलिक को, जिसने 3 लोगों की हत्या की थी। आज हमारे 3 एयरफोर्स ऑफिसर्स की हत्या की, उससे बुलाकर सम्मानित किया। आज हमारे आज उस जमाने में हत्या नहीं हुई थी। अब दूसरी बात बताता हूं, आज हमारे गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं। मैं चैलेंज करके कहता हूं, मुल्ला मौलवी भी उनसे बहस नहीं कर सकते। अरबी, फारसी, कुरान, हदीस जिस जंग से कोट करते हैं, इतना आलिम फाजिल मुसलमान आपको नहीं मिलेगा, और उसके साथ गीता और इंग्लिश टेक्स्ट भी पता हुआ है, मगर वो अच्छा नहीं लगता। टिकट एक नहीं देते आप मुसलमानों को? एक टिकट नहीं देते, क्यों? मैंने राष्ट्रपति और राज्यपाल बताया। पर चुनाव तो लड़वाइए, समझ में नहीं आता। चुनाव लड़वाइए, सांसद विधायक बनाइए, मंत्री बनाइए, तभी तो लगेगा कि आपको मुसलमानों का विश्वास जीतना है, उनका वोट चाहिए आपको। जवाब दूं जी, 2024 चुनाव में 20% टिकट दिए थे, दिखा दीजिए 120 टिकट। अब आइए, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य कौन है? महाराष्ट्र। 48 में एक मुस्लिम नहीं दिया, उसने इंडी गठबंधन एक मुस्लिम नहीं दिया। दिखाओ ना भाई, तुम भी हल्ला मचाते हो। आप गुलाम नबी आजाद साहब पार्टी छोड़ चुके हैं, मगर गुलाम नबी आजाद साहब जब इनके नेता प्रतिपक्ष थे, उनका बयान है, कोई जाके चेक कर ले। उन्होंने कहा था कि लोग हमें अपनी चुनावी सभा में नहीं बुलाते हैं, कम कर दिया है, क्योंकि वो कहते हैं साहब आपके आने से हमारा वोट कम हो जाएगा। दूसरी बात पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस ने 2014 के बाद रोजा अफ्तार क्यों बंद कर दिया? मोदी के आने के बाद